सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वुलिन का सुनहरा पंजा बैटल आर्मर में बदल गया, जिसने सभी को चकित कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि उसने असंभव को संभव कर दिखाया है। ये श्रृंगलान ने अदम्य संकल्प और कौशल से स्टार सिल्वर को तराशते हुए उसके बैटल आर्मर को जीवन, आत्मा और पूर्णता की ओर अग्रसर किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये शिंगलान के हर कदम, उसके स्टार गॉड तलवार के हर वार और हर भेदन को ध्यान से देखते हुए तांग वुलन को ये गहराई से समझ आ गया कि युद्ध तवच बैटल आर्मर के निर्माण की प्रक्रिया में स्वयं शामिल होना कितना आवश्यक है। इसके बिना कोई भी उसके असली सार को नहीं समझ सकता। केवल पूर्ण समझ के माध्यम से ही कोई उससे एकाकार हो सकता है और उसकी संपूर्ण शक्ति को बाहर ला सकता है। यही है बैटल आर्मर, मेरा अपना बैटल आर्मर। ये शिंगलान, पूरी ताकत लगा दो। 7 घंटे बीत चुके थे। अंततः ये शिंगलान की तलवार की गति धीमी पड़ने लगी। सर्किट कोर की नक्काशी आधी पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके पास इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त आत्मशक्ति नहीं बची थी। एक भी क्षण गवाए बिना उसने हाथ बढ़ाया। शू लिजी ने जो पोर्क बन दिया, उसने उसे तुरंत मुंह में डाल दिया। इस दौरान उसकी तलवार कभी नहीं रुकी। उसकी भव्यता और तेजी में कोई कमी नहीं आई और उससे निकलती तारों सी रोशनी लगातार फैलती रही। रिकवरी पोर्क बन ने उसकी आत्मशक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों को ही भर दिया। ये उसके लिए एक बड़ा सहारा था। 3 मिनट बाद उसने एक और बन खा लिया। अगले 1 घंटे तक वो लगभग हर 3 मिनट में एक बन खाती रही। यही एकमात्र तरीका था जिससे वो अपनी ताकत बनाए रख सकती थी। फिर भी उसकी आत्मशक्ति जितनी तेजी से खर्च हो रही थी, उतनी तेजी से वापस नहीं आ रही थी। तांग वुलिन घबरा गया। वो साफ देख सकता था कि उसका पेट फूलकर गुब्बारे की तरह हो गया है। हर किसी का पाचन तंत्र उसकी तरह शक्तिशाली नहीं होता। अब तक वो 20 बन खा चुकी थी, जो उसके सामान्य भोजन से कहीं ज्यादा था। इस रफ्तार से उसका सीमा तक पहुंचना बस समय की बात थी। भले ही आत्मशक्ति से बना भोजन ऊर्जा देता हो, लेकिन अंततः वो भोजन ही होता है। बहुत ज्यादा खाना नुकसानदेह था। ये शिंगलान एक कठिन स्थिति में फंस चुकी थी। उसका पाचन उसकी खाने की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था और बन उसकी खपत के अनुसार आत्मशक्ति नहीं दे पा रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बैटल आर्मर का निर्माण असफल हो जाता। तांग वुलिन को पहले ही अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। इसी कारण उसने पहले ही ये शिंगलान से बात की थी, लेकिन उसने पूरे आत्मविश्वास से सफलता का दावा किया था। किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। अब तांग वुलिन के पास बस उस पर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये शिंगलान ने फिर से अपना बायां हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार उसकी उंगलियां कांप गईं। उसका हाथ आधे रास्ते में ही रुक गया और फिर उसने वापस खींच लिया। वो और नहीं खा सकती थी। 20 बन, यही उसकी सीमा थी। अगर वो और खाती तो उसे डर था कि वो अपनी स्टार गॉड तलवार पर नियंत्रण खो देगी। बिना किसी अतिरिक्त आत्मशक्ति के उसकी शक्ति तेजी से खत्म होने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। भौहें सिकुड़ी हुई थीं, लेकिन उसने अपनी गति बनाए रखने के लिए खुद को मजबूर किया। वार दर वार उसकी तलवार बिना रुके धातु पर रेखाएं उकेरती चली गई। बीन बन, ये शिंगलान चिल्लाई। शू लिजी झिझका, लेकिन अंततः उसने अपना तीसरा आत्मकौशल सक्रिय किया। ब्लड थर्स्ट बीन बन। ये शिंगलान ने गहरी सांस ली और उसे मुंह में डाल लिया। ब्लड थर्स्ट बीन बन शू लिजी का सबसे शक्तिशाली आत्मकौशल था। इसे खाते ही उसकी आभा बदल गई। उसकी कमजोर सी आत्मशक्ति अचानक विस्फोट की तरह बढ़ गई और उसकी शारीरिक शक्ति सीमाओं को पार करने लगी। आत्मशक्ति का दुगना होना तो केवल द्वितीयक प्रभाव था। असली लाभ था शारीरिक शक्ति और रक्तसार में आई जबरदस्त वृद्धि। उसका फूला हुआ पेट तेजी से सिकुड़ने लगा। रक्तसार में वृद्धि से उसका पाचन तेज हो गया। जैसे जैसे पोर्क बन पचते गए, शक्ति की एक और लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी स्टार गॉड तलवार पहले से कहीं अधिक चमक उठी। हर वार से निकलती तारों की धाराएं पहले से कहीं मोटी और प्रखर थीं। हर प्रहार निर्णायक और साहसिक था। बैटल आर्मर का आकार लेने की गति कई गुना बढ़ गई, लेकिन तांग वुलिन को चैन नहीं मिला। असल में वो पहले से भी ज्यादा घबराया हुआ था। बीन बन का प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहता। जैसे ही उसका असर खत्म होगा, उसकी शक्ति गिर जाएगी और तब असफलता तय थी। क्या वो अगले 3 मिनट में इसे पूरा कर पाएगी? यही उसकी अंतिम सीमा थी। 2 मिनट बीत गए। हालांकि उसने बहुत प्रगति की थी, लेकिन इस रफ्तार से काम पूरा नहीं हो पाएगा।
इसीलिए ये शिंगलान ने खुद को सीमा से भी आगे धकेल दिया। उसने उन्मादी गति से तलवार चलाई। असंख्य लाइट स्ट्रीम्स निकलकर जाल की तरह फैल गई। पहले जहां स्टार सिल्वर को काटने के लिए 1,00,000 परतों की जरूरत होती थी, अब केवल 100 ही पर्याप्त थीं। उसकी मेहनत रंग लाई। गॉन्टलेट का आकार स्पष्ट और सटीक हो गया। तारों की रोशनी ने उसे पूरी तरह ढक लिया। उसकी सतह भव्यता से झिलमिला उठी। लेकिन इसकी कीमत भी थी। हर प्रहार से उसके शरीर में झटके दौड़ रहे थे। ब्लड थर्स्ट बीन बन का असर खत्म होने लगा था। अभी नहीं, बस थोड़ा और। तांग वुलिन अनजाने में आगे बढ़ गया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। तुम्हें सफल होना ही होगा। उसकी नज़र ये शिंगलान के चेहरे पर पड़ी। कमजोरी साफ दिख रही थी। माथा पसीने से भीगा था, लेकिन उसकी आंखें तलवार की धार की तरह तेज थीं। उसका संकल्प अडिग था। तांग वुलिन रुक गया। उसकी आंखों में जो दृढ़ता थी, उसने उसे फिर से भरोसा दिला दिया। ऐसे समय में विश्वास सबसे जरूरी है। एक और, ये शिंगलान चिल्लाई। बड़ी बहन शिंगलान। शू लिजी की आवाज हवा सी हल्की थी। उसकी रीढ़ में सहरन दौड़ गई। बकवास मत करो, बस दे दो। दांत भींचकर शू लिजी ने एक और ब्लड थर्स्ट बीन बन बुलाया और उसे दे दिया। क्या वो 2 खाएगी? क्या उसका शरीर झेल पाएगा? तांग वुलिन स्तब्ध रह गया। चाहे वो हो, गु युए हो, शे हो या शू श्याओयान, अब वो सब उसे दिल से स्वीकार कर चुके थे। साथियों के लिए वो अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार थी। ऐसी साथी मिलना सौभाग्य की बात थी। गु युए की नजर नर्म पड़ गई। उसके मन में जो ईर्ष्या थी, वो हवा में घुल गई। शू श्याओयान प्रशंसा से देखती रही और शे के मन में भावनाओं का भंवर उठ खड़ा हुआ। दूसरा बीन बन खाते ही ये शिंगलान की शक्ति चरम पर पहुंच गई और फिर उससे भी आगे निकल गई। हर लाइट स्ट्रीम पहले से कहीं अधिक मोटी थी। वो बिजली की गति से धातु को काटने लगी। हर सेकंड के साथ स्टार सिल्वर पर असंख्य रेखाएं उभरने लगी। धातु में छेद होने लगे। एक सुनहरी आभा गॉन्टलेट को घेरे हुए थी। क्या वो सफल होगी? कोई नहीं जानता था। सब सांस रोके देख रहे थे। अंतिम क्षण आ चुका था। ये शिंगलान ने अपने निचले होंठ को दांतों से दबाया। उसकी आंखें सबसे चमकीले तारों की तरह दमक रही थीं। शुरू से अंत तक उसका ध्यान कभी नहीं भटका। उसकी तलवार कभी नहीं कांपी। केवल उसका विश्वास और उसका लक्ष्य। असंख्य लाइट स्ट्रीम्स ने धातु को तराश दिया। एक चमकता हुआ भव्य गॉन्टलेट आकार ले चुका था। तांग वुलिन, पलक झपकते ही वो उसके पास था। बिना एक पल सोचे उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली चीर दी और खून की बूंदें गॉन्टलेट पर टपका दी। धातु ने उसे पी लिया। सुनहरे रंग में लालिमा घुल गई। तेज रोशनी फूट पड़ी। पूरी वर्कशॉप एक छोटे सूर्य की तरह जगमगा उठी। तांग वुलिन ने आगे बढ़कर दाहिने हाथ से खींचने का इशारा किया। तारों की धाराएं निकलकर गॉन्टलेट से लिपट गईं। वे धाराएं उसकी त्वचा को चीरती हुई भीतर धंस गईं। एक जटिल आकृति उभरी। खून निकलने से पहले ही उसका हाथ प्रकाश में डूब गया। तेज पीड़ा नसों को झुलसाने लगी। फिर उसे एक जानी पहचानी अनुभूति हुई। उसकी रक्तरेखा को पहचानते ही वो आभा डर गई। दर्द भारीपन में बदल गया। ये शिंगलान ने स्टार सिल्वर पर लगातार 9 और वार किए। अगले ही क्षण धातु से प्रकाश की धाराएं फूट पड़ी और वो हवा में उड़ उठा। तांग वुलिन के दाएं हाथ से एक ड्रैगन की गर्जना गूंज उठी। उसका रक्तसार उत्साह से कांप उठा। उसकी त्वचा पर सुनहरी रेखाओं का एक जाल उभर आया। अनजाने में जैसे ही उसने अपना दायां हाथ उठाया, स्वर्णिम प्रकाश उसे ढकता हुआ उसकी बाह तक फैल गया। वो सफल हो गई। ये दृश्य देखकर सभी मंत्रमुग्ध रह गए। ये शिंगलान पीछे की ओर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी निगाहें तांग वुलिन के हाथ के चारों ओर घट रही इस चमत्कारी घटना से हटी नहीं। उसके हाथ के चारों ओर का स्वर्णिम प्रकाश सघन होने लगा और धीरे धीरे एक ड्रैगन के सिर का आकार लेने लगा। वो उसकी बाह के चारों ओर लिपट गया और दहाड़ उठा, पहले से भी अधिक चमकते हुए। वे सफल हो गए थे। उन्होंने तांग वुलिन के लिए बैटल आर्मर का पहला हिस्सा तैयार कर लिया था। बैटल आर्मर। तांग वुलिन का दायां दस्ताना सभी की आंखों को पतंगे की तरह अपनी ओर खींच रहा था। बाहर निकली 3 धारदार ब्लेड उसे और भी आक्रामक बना रही थीं, उसके विशाल पंजों की घातकता को उजागर करती हुई। केवल एक नज़र में ही उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। सामान्यतः किसी व्यक्ति को पूर्ण एक शब्दी बैटल आर्मर पहनने के लिए कम से कम 5 सोल रिंग्स की आवश्यकता होती है। तांग वुलिन के पास फिलहाल केवल 3 थीं। तर्क के अनुसार वो एक भी आर्मर पीस नहीं पहन सकता था।
लेकिन उसका ये दस्ताना स्पिरिट अलॉय से बना था, जिससे इसे पहनने की शर्तें काफ़ी कम हो गई थीं। इसके अलावा उसका दायां हाथ उसके शरीर का सबसे शक्तिशाली भाग था। गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति उसके रक्त में बह रही थी, जिससे उसका शरीर सामान्य लोगों से कहीं अधिक सुदृढ़ था। इन सभी कारणों ने मिलकर उसे ये दस्ताना धारण करने की क्षमता दी। शुरुआत में पूरी प्रथम वर्ष की कक्षा को तांग बुलिन की टीम की हार तय लग रही थी, लेकिन इस अद्भुत दृश्य के बाद उनके दिलों में संदेह पनपने लगा। ये सच में बैटल आर्मर है जिसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं? क्लास प्रेसिडेंट ने ये बात छुपा कर रखी थी। अरे हाँ, वो तो एक अद्भुत ब्लैकस्मिथ भी है। शायद वो सच में क्लास प्रेसिडेंट बनने के योग्य है। झटके से संभलते हुए वू सिधुओं ने अपना विशाल शरीर तांग वुलिन की ओर झोंक दिया और बिजली जैसी गति से अपने पंजे से वार किया। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास बैटल आर्मर है? मेरे पास सोल फ्यूजन स्किल है। वो भी सिर्फ एक ही हिस्सा है, उसकी भी एक सीमा है। तांग वुलिन ने अपने पंजे को मुट्ठी में बदला और सीधा घूंसा मारा। उसके पैरों के नीचे जमीन फट गई, हवा उन्मत्त हो गई। हालांकि इस वार में सोल पावर थी, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी शुद्ध शारीरिक शक्ति थी। टकराव के क्षण में एक भयानक शॉकवेव फूट पड़ी। दर्शक अपनी सीटों से उछल पड़े। ये शायद निर्णायक टक्कर थी। हेल व्हाइट टाइगर का पंजा तांग वुलिन को उड़ाकर एरिना की बाधा से जा टकराया। ओह! सभी दर्शक एक साथ चिल्ला उठे। क्या आखिरकार हेल व्हाइट टाइगर ही ज्यादा शक्तिशाली था? बैटल आर्मर के बावजूद भी वो जीत नहीं पाया? लेकिन जिनकी नज़र तेज थी, उन्होंने एक अहम बात देखी। टकराव के क्षण में हेल व्हाइट टाइगर का पंजा पारदर्शी सा झिलमिला उठा। क्या सच में वही जीत रहा था? अगले ही क्षण तांग वुलिन ने उत्तर दिया। वो बाधा की लोच का उपयोग करके उछलकर वापस आया। उसके शरीर से ड्रैगन की गर्जना और भी तेज हो गई। ब्लड एसेंस रिवर्सल। उसका शरीर चमकते स्वर्णिम प्रकाश में नहा गया। उसका रक्तसार उफान मारने लगा, जैसे वो एक आग की सुनहरी गेंद बन गया हो। वो सिधुओं को लगा जैसे वो एक जलते हुए सूर्य का सामना कर रही है। अगले ही क्षण तांग बुलिन उसके सामने था। हेल व्हाइट टाइगर ने सिर उठाया। अब उसका रूप नहीं कांप रहा था। पहली बार उसने वास्तविक खतरा महसूस किया और अपनी सारी शक्ति एक ही पंजे में झोंक दी। एक क्रोधित गर्जना गूंजी जिसने सभी के दिल और कान हिला दिए। इसकी तीव्रता ने सभी को पल भर के लिए आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने फिर से आंखें खोली तो उन्होंने देखा, पूरा मंच ढकता हुआ एक विशाल दिव्य ड्रैगन आकाश की ओर दहाड़ रहा था। उसका अस्तित्व ही संसार को कंपा रहा था। तांग वुलिन ने बैटल आर्मर को एक छल के रूप में प्रयोग करते हुए 2 ब्लड थर्स्ट बीन बंस खाए थे और अपने गुरु द्वारा सिखाई गई तकनीक पूरी की। ड्रैगन शॉक्स द हेवेंस। जुओ शी के लिए ये स्कारलेट ड्रैगन शॉक्स द हेवेंस था, लेकिन तांग वुलिन के लिए गोल्डन ड्रैगन शॉक्स द हेवेंस। स्वर्ण ड्रैगन की गर्जना फिर गूंजी। उसका राजसी दबदबा हर किसी पर भारी पड़ रहा था। उसके सामने हेल व्हाइट टाइगर अब उतना विशाल नहीं लग रहा था। दोनों की टक्कर एक विस्फोटक प्रकाश में हुई। तेज चमक के कारण कोई कुछ नहीं देख पाया। धड़ाम! एक आकृति लुढ़कती हुई बाहर गिरी। डार्क बेर यांग न्यांशिया घायल था। उसके बाद झेंग ईरान बाहर गिरी। उसका जहर धुआं से छट गया था। वो लोरो गुइशिंग के साथ एरिना के किनारे जा पहुंची। उसका चेहरा विकृत था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि तांग वुलिन के पास इतनी भयानक चाल छिपी होगी। सिर्फ बैटल आर्मर से ऐसा बल संभव नहीं था। आखिर जीतेगा कौन? ये प्रश्न हर दर्शक के मन में गूंज रहा था। धीरे धीरे प्रकाश मध्यम पड़ा। वू सिधुओं कुछ कदम पीछे लड़खड़ाई और फिर घुटनों के बल गिर पड़ी। तांग वुलिन की हालत भी बेहतर नहीं थी। वो जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा राख जैसा पीला था। दोनों की निगाहें मिली। तांग वुलिन का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखें युद्ध आत्मा से दहक रही थीं। वू सिधुओं की आंखों में जीवन नहीं बचा था। वो अभी भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। एक के बनाम एक मुकाबले में हेल व्हाइट टाइगर का उपयोग करने के बावजूद वो हार गई थी। आज उसका ये विश्वास टूट गया कि वो अपने साथियों में सबसे शक्तिशाली है। एक और व्यक्ति विस्फोट में उड़कर होली स्पिरिट डॉलुओं के पास पहुंचा। शू यू चेंग। अगर होली स्पिरिट डॉलुओं ने उसे न बचाया होता तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाता। इसका मतलब था वो दूसरा खिलाड़ी था जो मुकाबले से बाहर हो गया। गू युए और शू शाओजियान ले बनाई गई बर्फीली आंधी भी विस्फोट में छट गई। गू युए शू शाओजियान और शू लिजी के सामने खड़ी थी। टूटी हुई बर्फ और मिट्टी की दीवारें उसके सामने ढह रही थीं। अराजक ऊर्जा से उन्हें बचाने में उसकी सारी शक्ति खर्च हो गई थी।
होली स्पिरिट डोलुओं से 2 प्रकाश किरणें निकली। अगले ही क्षण तांग वुलिन और वू सिदुओ उसके पास प्रकट हुए। दोनों बाहर हो चुके थे। अब मुकाबला 3 बनाम 3 था। यांग नियांशिया जमीन से घिसटता हुआ उठा। उसका चेहरा पीला था, मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसने विस्फोट की सीधी चोट झेली थी। मजबूत शरीर के बावजूद उसे भारी नुकसान पहुंचा था, फिर भी उसमें कुछ लड़ने की शक्ति बची थी। ज़ेननिरान का चेहरा और भी कुरूप हो गया। यांग नियांशिया के बिना आगे खड़ा होने वाला कोई नहीं था। जहर विशेषज्ञ होने के कारण और रक्षात्मक क्षमता की कमी से वो बेहद असुरक्षित थी। उसके मुंह से भी खून बह रहा था। रैंकर टीम में अब केवल एक ही व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित था, लोरो गुइशिंग। 3 बनाम 3 हाँ। लुओ गुइशिंग ने आंखें संकरी कर लीं। तांग वुलिन, तुम भले ही वू सिदुओ को हरा चुके हो, लेकिन जीत अभी भी हमारी ही होगी। लुओ गुइशिंग की नज़र में उसे सिर्फ गु युए से सावधान रहने की ज़रूरत थी। वो मानता था कि वो शक्तिशाली है, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि वो अकेले उन तीनों को हरा सकती है। शू शियायान उसकी नज़रों में कोई खास खतरा नहीं थी, और शू लिजी तो सिर्फ एक फूड टाइप सोल मास्टर था। शू लिजी के समर्थन के बावजूद वो लड़ाई का रुख बदलने के लिए काफ़ी नहीं था। लुओ गुइशिंग को अपनी टीम की जीत पर पूर्ण विश्वास था। उसके मन में तांग वुलिन की हार के साथ ही इस लड़ाई का परिणाम तय हो चुका था। तांग वुलिन उसकी टीम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। भले ही तांग वुलिन वू सिदुओ जितना शक्तिशाली ना हो, लेकिन बैटल आर्मर ने दोनों के बीच की दूरी को पाट दिया था। वो पूरे प्रथम वर्ष में बैटल आर्मर रखने वाला पहला व्यक्ति था। उसकी ब्लैकस्मिथिंग प्रतिभा ने उसे ब्लैकस्मिथ प्रतिनिधि बना दिया था। कक्षा का हर छात्र उसके साथ काम करना चाहता था। अब जब उसने अपना बैटल आर्मर दिखा दिया और अपनी क्षमता सिद्ध कर दी, उसकी लोकप्रियता निश्चित रूप से आसमान छूने वाली थी। हर कोई बैटल आर्मर मास्टर बनना चाहता था, और उसने सबसे पहले कदम बढ़ाया। उसने अपनी ताकत से साबित कर दिया था कि वो क्लास प्रेसिडेंट बनने के योग्य है। यदि लुओ गुइशिंग ये पद छीनना चाहता था, तो उसे ये लड़ाई जीतनी ही होगी और सेकंड ग्रेड की टीम को हराना होगा। उसकी टीम के पास अभी भी एक मौका था। सिर्फ बुद्धिमत्ता ही नहीं थी जिसके कारण लुओ गुइशिंग शू युचिंग से ऊपर रैंक करता था। उसकी इच्छा शक्ति भी उतनी ही मजबूत थी। दर्शकों में पूर्ण सन्नाटा छा गया। रैंकर टीम के 2 सबसे शक्तिशाली सदस्य बाहर हो चुके थे, और अब भी विजेता का फैसला नहीं हुआ था। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि तांग वुलिन और शिए वू सिदुओ और शू युचेंग को पराजित कर देंगे। शेन ई ने अपने पास खड़े वू झांगकोंग की ओर देखा। उसका हृदय विस्मय से भर गया। सीनियर ब्रदर्स सच में अपने शिष्यों को सबसे बेहतर समझते हैं। वे दोनों जानते थे कि ये शिंगलान कितनी शक्तिशाली है। यदि वो इस लड़ाई में शामिल होती तो गु युए, शू शियायान और ये शिंगलान की जोड़ी निश्चित विजय होती। उसके बिना भी ये युद्ध अब भी रोमांच से भरा था। अब कोई भी रैंकर टीम की जीत को लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं था। यदि शिए शू युचेंग को हरा सकता था, तो शेष 3 भी चमत्कार कर सकते थे। डार्क बियर यांग न्यानशिया ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई और गु युए की ओर झपट पड़ा। गु युए, शू शियायान और शू लिजे तीनों ही नज़दीकी युद्ध में माहिर नहीं थे। यांग न्यानशिया के मन में जीत पहले से तय थी। लुओ गुइशिंग और झेंगिरान यांग न्यानशिया के ठीक पीछे खड़े थे। उनके हृदय में दृढ़ संकल्प जल रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी दयनीय अवस्था में पहुंचा दिया गया है। अब सिर्फ जीत ही इस अपमान को धो सकती है। लुओ गुइशिंग ने गु युए पर नजरें गड़ा दी। अब ये नियंत्रण की लड़ाई थी। यदि वो उसे बांध सका तो उसके विरोधी कुछ नहीं कर पाएंगे। गु युए ने ठंडी घमंडी आंखों से उसका सामना किया। उसने अपने दाएं हाथ से शू शियायान का बायां हाथ थाम लिया। दोनों की सोल रिंग्स चमक उठीं। तभी लुओ गुइशिंग की टीम को एहसास हुआ, शू शियायान को तीसरी सोल रिंग मिल चुकी थी। सबसे पहले शू शियायान ने वार किया। उसकी तीसरी सोल रिंग पूरी तरह चमक उठी। अचानक एक भीषण बर्फीला तूफान मंच पर फैल गया। तापमान 0 से भी नीचे गिर गया। फिर गु युए की पहली सोल रिंग चमकी, एलिमेंटल टाइड। यद्यपि उसके और शू शियायान के बीच कोई सोल फ्यूजन स्किल नहीं थी, फिर भी वो हवा में मौजूद जल तत्व को नियंत्रित करके उनके चारों ओर इकट्ठा कर सकती थी, जिससे शू शियायान की आइस बियर ब्लिजर्ड की शक्ति 30% तक बढ़ गई। बर्फीला तूफान तुरंत सभी की दृष्टि को निगल गया। लुओ गुइशिंग का चेहरा गंभीर हो गया। ये ठीक नहीं है। ठंडी हवाओं ने झेंगिरान का जहर दबा दिया। जहर के बिना उसकी युद्ध क्षमता बहुत कम हो गई थी। दृश्य भी बेहद खराब था और दोनों पक्षों में समान संख्या में 3 रिंग सोल मास्टर थे। अब ये सहनशीलता की लड़ाई बन चुकी थी। लुओ गुइशिंग ने हाथ उठाया और गु युए पर स्पेशल लॉक का प्रयोग किया।
चांदी सी रोशनी उसके चारों ओर चमकी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। वो उसे सील नहीं कर पाया। बर्फीला तूफान पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ा। ये बर्फ और जल दोनों तत्वों से बना था। शूशयायान की इस सोल स्किल को पूरी ताकत से बाहर निकालने से बेहतर गु युए से कोई नहीं था। पहले वे इस तकनीक का प्रयोग करने ही वाले थे, लेकिन तांग वुलिन और वू सी दुओ की टक्कर से पैदा हुए ऊर्जा विस्फोट ने उन्हें रोक दिया था। अब वे इसकी असली ताकत दिखा रहे थे। यांग न्यानशिया ने तूफान का सीधा सामना किया। उसके शरीर पर तुरंत बर्फ की परत जम गई, लेकिन उसका शरीर इतना मजबूत था कि वो गिरा नहीं। वो बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ता रहा। बस उनके करीब पहुंच जाऊं, फिर जीत हमारी होगी। लुओ गुइशिंग ने रणनीति बदली। उसने यांग न्यानशिया के सामने चांदी की कई परतें खड़ी कर दी, जिससे तूफान की कुछ शक्ति कम हो गई। झेंगिरान यांग न्यानशिया के पीछे पीछे दौड़ी। उसे ढाल बनाकर वो ठंडी हवाओं को सह सकती थी। उसका पूरा शरीर गहरे हरे रंग में बदल गया था। आंखों की पुतलियां सांप जैसी लंबी हो गई थीं। वो जहर की धुंध नहीं फैला सकती थी, लेकिन पास पहुंचने पर उसे अब भी भरोसा था। गु युए ने बायां हाथ उठाया। विंड ब्लेड्स की बौछार। 1-1 फुट लंबे ब्लेड्स तूफान में शामिल होकर और भी घातक हो गए। हर नए ब्लेड के साथ तूफान और उग्र होता गया। दर्शकों की नज़र से रैंकरों के लिए इस तूफान को भेदना लगभग असंभव था। हमें इसे खुला नहीं छोड़ सकते। तीनों रैंकर समझ गए थे, यदि गु युए को समय मिल गया तो उसका तूफान विनाशकारी होगा। यांग न्यानशिया ने अपने विशाल हाथों से सिर ढका और झुकते हुए आगे बढ़ा। वो किसी भी चोट की परवाह नहीं कर रहा था। जीत के लिए वो सब सहने को तैयार था। एक छोटी सांप जैसी आकृति झेंगिरान से निकली और पल भर में 5 मीटर लंबा अजगर बन गई। वो यांग न्यानशिया के पीछे पीछे लपकी। उसी क्षण दर्जनों विंड ब्लेड्स अचानक प्रकट हुए। वो यांग न्यानशिया को चकमा देकर सीधे झेंगिरान की ओर मुड़ गए। लुओ गुइशिंग का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत स्पेशल रिट्रीट का प्रयोग किया। चांदी की चमक के साथ झेंगिरान उसके पास प्रकट हो गई, लेकिन उसका स्पिरिट सोल इतना भाग्यशाली नहीं था। एक दर्दनाक चीख गूंजी। झेंगिरान कांप उठी और जमीन पर गिर पड़ी। अजगर हरे प्रकाश में बदलकर उसके शरीर में लौट आया। उसे पुनर्जीवित होने में समय लगेगा। स्पिरिट सोल के नष्ट होने से झेंगिरान को गंभीर क्षति पहुंची। इसी बीच यांग न्यानशिया ने दूरी कम कर ली। अब गु युए और शूशयायान से सिर्फ 10 मीटर दूर था, लेकिन तभी जमीन पर एक सुनहरा घेरा प्रकट हुआ। ये यांग न्यानशिया को नहीं, बल्कि दूर खड़े लुओ गुइशिंग को निशाना बना रहा था। लुओ गुइशिंग और झेंगिरान साथ साथ थे। यही इस सुनहरे घेरे के लिए सही समय था। लुओ गुइशिंग अभी अभी स्पेशल रिट्रीट का उपयोग कर चुका था। एक छोटा सा अंतराल था जब वो कोई भी सोल स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सुनहरी जंजीरें जमीन से फूट पड़ी और दोनों को जकड़ लिया। फिर विंड ब्लेड्स की वर्षा उन पर टूट पड़ी। ये क्या है? ये कैसे संभव है? लुओ गुइशिंग की मुस्कान जम गई। उसके भय के लिए वो महसूस कर रहा था कि वो अपनी सोल पावर का उपयोग नहीं कर पा रहा है। वो अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह था। वो जितना भी संघर्ष करे, जंजीरें हिलती तक नहीं थीं। विंड ब्लेड्स पहुंच चुके थे। एक स्पेस कंट्रोलर होने के नाते उसकी रक्षा बेहद कमजोर थी, और झेंगिरान पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी। उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। अजगर की तत्काल मृत्यु इस बात का प्रमाण थी कि पवन धाराएं कितनी घातक थीं। यदि लुओ गुइशिंग और झेंगिरान पर ये वार पड़ते और वे उस समय अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग ना कर पाते, तो उनके लिए भी केवल मृत्यु ही शेष रहती। तभी आकाश से प्रकाश की एक किरण उतरी और दोनों को अपने भीतर समेट लिया। उस प्रकाश ने पवन धारों को निगल लिया और दोनों छात्रों को कोई क्षति नहीं होने दी। अगले ही क्षण वही प्रकाश लुओ गुइशिंग और झेंगिरान को पवित्र आत्मा डोलुओं के पास पहुंचा ले गया। वे बाहर कर दिए गए थे। उसी समय यांग न्यानशिया आखिरकार गु युए और शू श्याओयान तक पहुंच चुका था। शू श्याओयान ने आगे बढ़ते हुए उस पर एक बर्फीला भाला फेंका। यांग न्यानशिया ने अपने भालू जैसे पंजे से उसे झटक दिया और भाला चकनाचूर होकर बिखर गया। गु युए, भागो! शू श्याओयान चिल्लाई और अपनी बाहें फैलाकर यांग न्यानशिया के सामने कूद पड़ी। वो जानती थी कि यदि वो कुछ समय भी रोक पाई तो गु युए उसे हरा सकती थी। लुओ गुइशिंग की निराशा के विपरीत यांग न्यानशिया अब आत्मसंतुष्ट से भरा हुआ था। आखिरकार सब कुछ मेरी ताकत पर ही निर्भर है। वो लगभग उन तक पहुंच चुका था। वो किसी भी कीमत पर दोनों लड़कियों को भागने नहीं देने वाला था। उसने अपने बाएं हाथ से शू श्याओयान के कंधे को पकड़ा, सावधानी से, ताकि उसे गंभीर चोट न पहुंचे, और साथ ही अपने दाएं पैर को जोर से जमीन पर पटका। जमीन का कंपन गु युए की एकाग्रता भंग करने के लिए पर्याप्त था। मेरे चारों साथी बाहर हो चुके हैं। अंत में सब कुछ मुझे ही संभालना है।
उसका हाथ शू शियाओयान के कंधे पर पड़ा और वो उसे कंधे के ऊपर से फेंकने ही वाला था कि तभी किसी ने उसके दाएं घुटने के पीछे जोरदार लात मारी। उसके पैर ने साथ छोड़ दिया, उसका वार हवा में चला गया। संतुलन बिगड़ते ही वो लड़खड़ाया और लगभग गिर ही पड़ा। और तभी उसके हाथ से शू शियाओयान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह खड़ा था मोटा सा शू लिज्जी। हे, मुझे भूल मत जाना। वो दर्शकों के मुंह खुले के खुले रह गए। ये क्या कर रहा है? यांग न्यानशा भी स्तब्ध रह गया। शुरू से लेकर अंत तक उसने कभी शू लिज्जी को एक योद्धा के रूप में देखा ही नहीं था, और अब वही मोटा लड़का उसके और शू शियाओयान के बीच खड़ा था। क्या ये भोजन प्रकार का आत्मा गुरु नहीं है? नाम शू लिज्जी था शायद। शू लिज्जी उसके सामने अडिग खड़ा था, आंखों में चुनौती भरी हुई थी। उसने अपने हाथ गोलाकार गति में घुमाए। उसकी हथेलियों से सफ़ेद आत्मा शक्ति की कोमल तरंगें फैलने लगी। उसकी हरकतों ने न केवल विरोधी को बल्कि उसके साथियों को भी चौंका दिया था। शू लिज्जी की उस लात ने शू शियाओयान और गु युए दोनों को बचा लिया था। क्या ये सच में भोजन प्रकार का आत्मा गुरु है? उसकी चालें इतनी परिचित क्यों लग रही हैं? तांग वुलिन की आंखें फैल गईं। यांग न्यानशिया दहाड़ा और शू लिज्जी पर मुक्का चला दिया। वो ये अपमान सहन नहीं कर सकता था कि एक भोजन प्रकार का आत्मा गुरु उसे रोक सके। लेकिन शू लिज्जी के कदम रहस्यमयी ढंग से नाचने लगे। उसका भारी शरीर चौंकाने वाली फुर्ती से एक ओर खिसक गया और मुक्का खाली चला गया। अगले ही क्षण उसने दोनों हथेलियां आगे धकेली। यांग न्यानशिया कई कदम पीछे लड़खड़ाया। यही क्षण इस युद्ध का निर्णायक मोड़ था। एक विशाल अग्निगोला उड़ता हुआ आया और यांग न्यानशिया के चेहरे पर फट पड़ा। उसके गहरे सुनहरे फर भड़क उठे, जिससे अधिकांश क्षति कम हो गई, लेकिन वो फिर भी पीछे की ओर डगमगाया। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए शू लिज्जी ने उसकी एड़ी के पीछे पैर फंसाया और अपनी हथेली उसके पेट में ठोक दी। वो फिर पीछे हटा। यदि उसका संतुलन इतना अच्छा ना होता तो वो सीधे जमीन पर गिर पड़ता। और तभी एक और अग्निगोला आकर फटा। वो मुश्किल से अपनी मुट्ठी उठाकर खुद को बचा पाया, लेकिन गु युए का आक्रमण अब शुरू हो चुका था। लगातार अग्निगोले उस पर बरसने लगे। विस्फोटों की श्रृंखला से पूरा मैदान गूंज उठा। वो बस अपने हाथों से बचाव कर पा रहा था। अब आगे बढ़ना असंभव था। उसी समय शू शियाओयान आगे बढ़ी, अपने हाथ में बर्फीला भाला संकेंद्रित करते हुए। अब इस युद्ध में कोई रहस्य नहीं बचा था। किसी को भी साफ दिख रहा था कि जीत तांग वुलिन की टीम की ही होने वाली थी। दर्शक स्तब्ध रह गए। शुरुआत में उन्हें लगा था कि रैंकधारी जीतेंगे, फिर जब वू सीदुओ नरकीय विशिष्ट श्वेत बाघ में बदला तब तो उन्हें जीत पक्की लगी। यहाँ तक कि जिए द्वारा शू युचेंग को गंभीर रूप से घायल करना और तांग वुलिन का वू सीदुओ को अपने साथ गिरा देना भी उन्हें भ्रमित नहीं कर पाया। फिर भी उन्हें विश्वास था कि यांग न्यानशिया गु युए और शू शियाओयान को आसानी से संभाल लेगा, लेकिन उनकी उम्मीदें बार बार चकनाचूर होती रहीं। अंततः सभी बाधाओं के विरुद्ध तांग वुलिन की टीम ने विजय प्राप्त की। शू शियाओयान मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। उसकी तीसरी आत्मा अंगूठी ने उसे केवल ब्लिजर्ड ही नहीं बल्कि उसके स्टार व्हील आइस स्टाफ को भी एक नई आत्मा कौशल प्रदान की थी, स्टार व्हील शैकल्स। अब वो इसे दिन के उजाले में भी प्रयोग कर सकती थी। यही वो आखिरी छिपा हुआ पत्ता था जिसने उन्हें जीत दिलाई। उसका विश्वास था कि यदि शू लिज्जी ने हस्तक्षेप भी ना किया होता तब भी गु युए अपनी तात्विक नियंत्रण शक्ति और स्थानांतरण क्षमता से यांग न्यानशा को आसानी से हरा सकती थी। केवल उनकी टीम ही जानती थी कि गु युए वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। उसने इस युद्ध में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया था। रुको! वू झांगकोंग की ठंडी आवाज मंच पर गूंजी। अग्निगोले रुकते ही यांग न्यानशा कुछ और कदम पीछे लड़खड़ाया। उसने अपनी मुट्ठियां नीची की। उसका चेहरा शर्म से भरा हुआ था। मुकाबला समाप्त हुआ। विजेता तांग वुलिन की टीम। वू झांगकोंग ने मंच पर चढ़ते हुए घोषणा की, हम जीत गए, हम जीत गए। शू शियाओयान ने गु युए का हाथ पकड़कर खुशी से उछलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ दूरी पर पवित्र आत्मा डोलुओं के उपचार के बाद तांग वुलिन ने जिए को सहारा दिया हुआ था। जिए का चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखों में अडिग गर्व चमक रहा था। हम जीत गए, सच में जीत गए। मैं अपने साथियों पर बोझ नहीं था। इसके विपरीत तांग वुलिन के होंठ दृढ़ता से भिंचे हुए थे। हम जीत गए, मैंने खुद को साबित कर दिया। जिए को सहारा देते हुए वो दोनों मंच पर अपने साथियों के पास पहुंचे। जब सब एकत्र हुए तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और साथ रो पड़े। हम जीत गए, हम ही विजेता हैं, हम सबसे मजबूत हैं। मंच के एक ओर खड़ी वू सीदुओ ये सब देख रही थी, पूर्णतः स्तब्ध। शू युचेंग का चेहरा और भी फीका पड़ गया। लुओ गुइशिंग का चेहरा राख सा था, होठों पर कोई मुस्कान नहीं। अब केवल यांग न्यानशा ही मंच पर खड़ा था, लेकिन वो भी दर्शकों जैसा ही था। इस उत्सव से उसका कोई संबंध नहीं था।
हारने वाले भुला दिए जाते हैं। उत्सव के बीच गु युए अपने साथियों से अलग हुई, मंच के किनारे पहुंची, नीचे कूदी और ये शिंग लान के पास गई, जो किसी समय खड़ी होकर मुट्ठियां भींचे ये सब देख रही थी। उसे प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बगैर गु युए ने उसे कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद, तुम्हारी वजह से ही हम जीते। गु युए ने ये शिंगलान को गले लगाते हुए उसके कान में फुसफुसाकर कहा। ये शिंगलान एक पल के लिए जम सी गई, फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी और उसका ठंडा उदासीन भाव धीरे धीरे पिघलने लगा। बिना कुछ कहे उसने भी गु युए को कसकर गले लगा लिया। उन्होंने साथ मिलकर कठिनाइयां झेली थीं, एक दूसरे के लिए बलिदान दिए थे, सब कुछ अपनी टीम की प्रतिष्ठा के लिए। इस युद्ध में उन्होंने अपनी सारी दबी हुई कुंठा रैंकधारियों पर उतार दी और विजय प्राप्त की, जिससे उनका आत्मसम्मान फिर से स्थापित हो गया। लेकिन ये सब कुछ नहीं था। इसी लड़ाई में उनके नाजुक रिश्ते अटूट बंधनों में बदल गए थे। गु युए ने ये शिंगलान का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ मंच पर खींच लिया। तांग वुलिन और बाकी तीनों उन्हें आते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्मजोशी थी। जब पूरी टीम एक साथ खड़ी हुई तो वे उछल पड़े और खुशी से चिल्लाने लगे। उम्र भले ही कम थी, लेकिन वे अपने उत्साह को रोक नहीं पाए। उधर पराजित रैंकधारी भारी मन से मंच से उतरने लगे। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद वे हार गए थे। ये मुकाबला उनके लिए एक बुरा सपना साबित हुआ था। होली स्पिरिट डोलुओ शेन यी और वू झांगकोंग के पास आईं। उनके होठों पर एक सौम्य मुस्कान थी। ये बच्चे बेहद होनहार हैं। वे शक्तिशाली हैं, साहसी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं और बुद्धिमान भी हैं। आपने उन्हें बहुत अच्छा सिखाया है। वू झांगकोंग ने आदरपूर्वक कहा। नहीं, ये सब उनकी अपनी क्षमता का परिणाम है। शेन ये मुस्कुराए। भले ही वे बाहर से शांत दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो गर्व साफ झलक रहा था जो उन्हें गु युए की विजय पर महसूस हो रहा था। वू झांगकोंग अपने शिष्यों के पास आए। अब सुनो। उनके शब्दों ने तांग बुलिन और उसके साथियों को याद दिलाया कि वे अभी भी मंच पर खड़े थे और वे सभी उनकी ओर मुड़ गए। तुम लोग चयन प्रतियोगिता के विजेता हो और दूसरे वर्ष के छात्रों के खिलाफ होने वाले मुकाबले में प्रथम वर्ष का प्रतिनिधित्व करोगे। यदि चाहो तो तुम कक्षा से अधिकतम 2 और लोगों को चुन सकते हो, जिससे टीम की कुल संख्या 7 हो जाएगी। ये सुनते ही रैंकधारियों के कान खड़े हो गए, खासकर वू सिदुओ और लो गुइशिंग के। तांग वुलिन का दाहिना कवच इस बात का प्रमाण था कि उनके वर्तमान स्तर पर भी स्पिरिट एलॉय से एक शब्द युद्ध कवच बनाना संभव है। अब उन्हें तांग वुलिन से अलग होने का पछतावा हो रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि तांग वुलिन उन्हें फिर से टीम में शामिल होने का निमंत्रण देगा। उन्हें विश्वास था कि अगर वे उसकी टीम में जुड़ जाएं तो वे सबसे मजबूत टीम बन सकते हैं और दूसरे वर्ष को हराने का अच्छा मौका होगा। तांग वुलिन ने अपने साथियों की ओर देखा। क्या तुम में से कोई चाहता है? शू शाओयान ने कंधे उचका दिए। किस बात के लिए? शिए शिए ने अनजान बनने का नाटक किया। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। शू लिझी ने दांत दिखाते हुए मुस्कान बिखेरी। तुम लोग जो तय करोगे मैं उसी के साथ हूं। गु युए और ये शिंगलान ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ कहा, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। तांग वुलिन ने वू झांगकोंग की ओर देखा और हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तो लगता है हम किसी और को नहीं चाहते। उसके शब्द मुंह से निकलते ही दर्शकों में कोलाहल हो गया। ये रैंकधारियों के मुंह पर जोरदार तमाचा था। तांग वुलिन उन्हें ब्याज समेत जवाब दे रहा था। वू झांगकोंग ने उससे पूछा था कि क्या वे किसी रैंकधारी को टीम में शामिल करना चाहते हैं, और जवाब था स्पष्ट नहीं। तांग वुलिन की टीम उनके बिना पूरी थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे रैंकधारी हैं। उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं था। वू सिदुओ मुड़कर चली गई। लो गुइशिंग के चेहरे पर अंधेरा छा गया, मानो उसके चारों ओर बादल घिराए हों। शू यूचेंग ने नाक सिकोड़ी और वो भी चला गया। ज़ैंग ईरान ने तांग वुलिन को घूरा और फुनकारते हुए चली गई। केवल यांग न्यान शाही वहीं खड़ा रहा, भौहें सिकुड़ी हुई, गहरी सोच में डूबा हुआ। वर्चस्व की ये लड़ाई एक अप्रत्याशित परिणाम के साथ समाप्त हुई। तांग वुलिन ने अपनी ताकत साबित कर दी थी और वो कक्षा अध्यक्ष बना रहेगा। वू झांगकोंग ने कक्षा समाप्त घोषित की और छात्र चुपचाप सभागार से बाहर निकलने लगे। सभी अभी भी स्तब्ध थे। तो कक्षा अध्यक्ष वास्तव में इतना शक्तिशाली है? वू सिदुओ हमारी कक्षा की सबसे मजबूत नहीं है, कक्षा अध्यक्ष उसकी बराबरी कर सकता है। मुझे यकीन नहीं होता कि शिए शिए शू यूचेंग को अपने साथ गिरा सकता है। वाह, शू शाओयान सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई भोजन प्रकार का आत्मा गुरु निकट युद्ध में लड़ सकता है। तो हम सब गलत थे। इस लड़ाई ने कई धारणाओं को पलट दिया। तांग वुलिन की कक्षा में स्थिति अब अडिग हो गई। बार बार उसने अपनी शक्ति की नई गहराइयां दिखाई थीं।
एक दूसरे का सहारा लेते हुए तांग वुलेन की 6 सदस्यीय टीम सभागार से बाहर निकली। उनके दिल अब शांत थे, हर किसी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, यहाँ तक कि ये शिंगलान के चेहरे पर भी। लिझी, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने हमें इतनी देर तक अंधेरे में रखा। तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम भी तांग संप्रदाय के शिष्य हो? तांग वुलेन ने शू लिझी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुकाबले के दौरान शू लिझी ने रहस्यमयी जेड हाथ, क्रेन नियंत्रण ड्रैगन पकड़ और घोस्ट शैडो भ्रमिकारी कदम का उपयोग किया था। हालांकि उसके पास यांग नियानशा से सीधे टकराने की शक्ति नहीं थी, लेकिन निर्णायक क्षण में इन गुप्त कलाओं का प्रयोग कर उसने गु युए और शू शाओयान की रक्षा की और उन्हें जीत दिलाने के लिए पर्याप्त समय दिया। ये मानना गलत था कि भोजन प्रकार के आत्मा गुरु में युद्ध शक्ति नहीं होती। मिस्टीरियस हेवन विधि से सुदृढ़ की गई आत्मा शक्ति और तांग संप्रदाय की अन्य गुप्त कलाओं के साथ शू लिझी खुद की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम था। हे, तुमने पूछा ही नहीं, शू लिझी ने हंसते हुए कहा। क्या बाकी लोग भी सदस्य हैं? गु युए को छोड़कर जो स्पिरिट पगोडा में शामिल हो गई है, हम सब तांग संप्रदाय के शिष्य हैं। काफी समय हो गया है कि हम किसी शाखा में गए हों और अपनी कक्षा की जांच करें। क्या तुम मुझे बाद में वहां ले चलोगे? शू लिझी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। वैसे शिंगलान भी तांग संप्रदाय की शिष्या है। लगता है हम सब एक ही संप्रदाय के हैं। तांग वुलेन ने ये शिंगलान की ओर देखा और दिल से कहा, धन्यवाद। ये शिंगलान ने उसकी ओर देखा और कहा, जरूरत नहीं, तुम्हारी दिव्य आधार धातु लेने के बाद इतना तो बनता ही था। आगे हमें दूसरे वर्ष के खिलाफ साथ लड़ना है, मुझे पीछे मत खींचना। तांग वुलेन हंस पड़ा, वो तो देखा जाएगा। ये शिंगलान के होठों पर मुस्कान उभरी। फिर तांग वुलेन का भाव गंभीर हो गया। दूसरे वर्ष की कक्षा बहुत शक्तिशाली है, उन्हें हराना आसान नहीं होगा। शिए ने खासा, हाँ बिल्कुल। शू शाओयान ने आंखें घुमाई। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दुश्मनों से पिटता है, उसे बेहतर होगा कि कोई जानकारी लीक न करे। शिए का चेहरा लाल हो गया और वो कोई जवाब नहीं दे पाया। उन्हें पता था कि युआन एन ये हुई दूसरे वर्ष में है। उसकी ताकत वू सिदुओं से कहीं ज्यादा भयानक है। हेल व्हाइट थाइगर आत्मा संवयन कौशल भले ही वू सिदुओं को शीर्ष स्तरीय आत्मा गुरु बना देता हो, लेकिन युआन एन ये हुई कि टाइटन जायंट एप और फॉलन एंजल आत्मा युद्ध शिखर पर थीं। और ये तो युए झेंग यू का जिक्र किए बिना है, जो लगभग उसकी बराबरी का था। इसके अलावा दूसरे वर्ष के और भी छात्र थे जिनके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। ये असंभव था कि उनकी कक्षा में सिर्फ यही 2 शक्तिशाली लोग हों। जहां तांग वुलेन का समूह उत्साह से भरा था, वहीं रैंकधारियों पर उदासी छाई हुई थी।